आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग सामाजिक और प्राकृतिक नियम को समझने का काम करेंगे। तो आपको ध्यान हो, हम लोगों ने 2 कक्षा पहले इस चर्चा को शुरू किया था कि अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पहचानने जाएं तो श्रेय लक्ष्य को पहचानने की ज़रूरत है, और श्रेय लक्ष्य को पहचान करके उसके आधार पर जब हम जीने जाते हैं तो जीने का तरीका धर्मपूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए भ्रम मुक्ति के लिए, जागृति के लिए, समाधान के लिए प्रयास करना बनता है। उस दिशा में धर्मपूर्वक जीने का स्वरूप क्या है, व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप क्या है, उसको हम लोगों ने विस्तार करना शुरू किया था। और धर्मपूर्वक जीने को बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए जीने के रूप में पहचाना था। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने बौद्धिक नियम को विस्तार करके देखा था। तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, इन 5 को हम लोगों ने बौद्धिक नियम के रूप में पहचाना था। इसको बौद्धिक नियम कहने का तात्पर्य यह है कि इसके आधार पर जब हमारी जीवन की क्रियाएं चलती हैं तो उन क्रियाओं में संगीतमयता बनी रहती है। और असंग्रह का तात्पर्य अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके, सद्व्यय को ध्यान में रख करके, सदुपयोग को ध्यान में रख करके अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचानना और उत्पादन पूर्वक उससे अधिक को सुनिश्चित करना, उसी को हम लोगों ने यहाँ व्यय के लिए आय इस रूप में पहचाना था। इसी तरह से स्नेह को हम लोगों ने दूसरे मनुष्य को संबंधी के रूप में स्वीकार पाना, देख पाना, और उस संबंध में जो भी हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की तत्परता होना, इसको स्नेह के रूप में पहचाना था। तो असंग्रह और स्नेह, इन दोनों के साथ जीते हुए हमारा परस्परता व्यवस्थित होता है। उसके साथ हम अध्ययन और अभ्यास पूर्वक समझने के काम को कर सकते हैं, अस्तित्व की एक एक वास्तविकताओं के प्रति निर्भ्रम हो सकते हैं, वही विद्या है। तो असंग्रह और स्नेहपूर्वक जीना विद्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक सोपान है। तो विद्या की जगह पर हम अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाते हैं और अस्तित्व की सभी वास्तविकताओं के प्रति निर्भ्रम हो पाते हैं। अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने के आधार पर उस अस्तित्व की एक अविभाज्य इकाई के रूप में हम स्वयं को भी पाते हैं। इस रूप में हमारा अभिमान समाप्त होता है और अभिमान रहित ढंग से जीने को ही सरलतापूर्वक जीने के रूप में पहचाना है। तो विद्या और सरलता का तात्पर्य सहअस्तित्व को समझना और सहअस्तित्व पूर्वक जीने से है। इसी तरह से अभय को अगर देखें तो सहअस्तित्व को समझने और सहअस्तित्व पूर्वक जीने के आधार पर सहअस्तित्व के प्रति हमें नित्य विश्वास बना रहता है। अब हमें इस अस्तित्व में भय का कोई कारण नहीं दिखता। तो इतने के साथ आज हम लोग प्राकृतिक और सामाजिक नियम को थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं। तो बौद्धिक नियम ही प्राकृतिक और सामाजिक नियम का आधार है, क्योंकि हमारी जीवन क्रियाओं में जो निर्णय होता है वही हमारे व्यवहार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे कार्य में अभिव्यक्त होता है। तो अगर बौद्धिक नियम को देखने जाएंगे तो स्नेह का भाव होना सामाजिक नियम पूर्वक जीने का आधार है। वहाँ से हमको व्यवहार में सामाजिक नियम का पालन करने की प्रेरणा मिलती है, और अपने में असंग्रह होने से हमको प्राकृतिक नियम पूर्वक जीने की प्रेरणा मिलती है, उत्पादन क्रियाकलाप को व्यवस्थित करने की प्रेरणा मिलती है। तो असंग्रह की मानसिकता के साथ, असंग्रह की प्रवृत्ति के साथ हमारा उत्पादन क्रियाकलाप व्यवस्थित होता है, और स्नेह की प्रवृत्ति के साथ हमारा सामाजिक नियम पूर्वक जीना सुनिश्चित होता है। तो स्नेह की प्रवृत्ति हमको सामाजिक नियमों के साथ जीने की प्रेरणा देती है। तो सामाजिक नियम पूर्वक जीने से हमारा व्यवहार व्यवस्थित होता है, और प्राकृतिक नियम पूर्वक जीने से हमारा व्यवसाय व्यवस्थित होता है। तो इस व्यवहार और व्यवसाय के व्यवस्थित होने का तरीका क्या हो, उसको हम लोगों ने सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में पहचाना।
यानी जिन नियमों का, जिन सिद्धांतों का पालन करते हुए परस्परता में दूसरे मनुष्य के साथ और शेष प्रकृति के साथ हमारा जीना व्यवस्थित होता है, उन नियमों को हम सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में पहचान रहे हैं। तो सामाजिक नियम के अगर विस्तार को देखें तो स्वधन के रूप में, स्वनारी पुरुष के रूप में और दयापूर्ण व्यवहार कार्य के रूप में पहचाना गया है। इनके अभाव को परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है, जो हम में से किसी भी मनुष्य को स्वीकृत नहीं होता। अगर इसी सामाजिक नियम को थोड़ा विस्तार करने जाएं तो स्वधन का तात्पर्य स्वयं के उत्पादन पूर्वक अर्जित किए गए धन से है। तो शेष प्रकृति के ऊपर जब हम श्रम करते हैं तो रिटर्न में, प्रतिफल के रूप में हमको कुछ वस्तु मिलती है, उसको हम स्वधन के रूप में पहचानते हैं। इनके उपयोग सदुपयोग का हमको अधिकार होता है। तो जिन वास्तविकताओं का हमने श्रम पूर्वक उपार्जन किया है, अर्जन किया है, उनको हम अपने स्वधन के रूप में पहचानते हैं। और स्वधन को 3 भाग में हम लोगों ने बांट करके देखा: प्रतिफल, पारितोष या भेंट और पुरस्कार। प्रतिफल का तात्पर्य स्वयं के उत्पादन पूर्वक अर्जित किए हुए धन से है। तो जैसे बहुत सामान्य उदाहरण से देखें तो हम जब भी खेती के काम को करते हैं तो प्रतिफल के रूप में हमें अनाज, दलहन, तिलहन इस तरह की चीज़ें मिल पाती। जब भी हम गौपालन के काम को करते हैं तो प्रतिफल के रूप में दूध जैसी चीज़ें मिल पाती। इसी तरह अगर हम घड़ी बनाने की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें प्रतिफल के रूप में घड़ी मिलता है। लैपटॉप बनाने की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो प्रतिफल के रूप में हमें लैपटॉप मिलता है। तो एक भाग तो प्रतिफल का ऐसा दिखता है। प्रतिफल का दूसरा भाग ऐसा भी दिखता है जहाँ सीधा सीधा हम सुविधाओं का उत्पादन नहीं करके या तो उसके संरक्षण क्रियाकलाप में भागीदारी करते हैं या उत्पादन में सहयोग करने का, सपोर्ट और असिस्ट करने के काम को करते हैं। तो जहाँ भी संरक्षण क्रियाकलाप को देखें, मेंटेनेंस क्रियाकलाप को देखें, तो वहाँ पर उत्पादन नहीं होता। जैसे किसी बने हुए लैपटॉप को देखें, किसी मशीन को देखें, तो इसके मेंटेनेंस में भी हमको आवश्यकता अनुसार श्रम करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका संरक्षण सही ढंग से हो सके। उसमें हमारे लगे हुए समय और श्रम के अनुपात में जो सुविधा हमें मिलती है वो हमारा प्रतिफल है। तो स्वधन के मूल भाग को अगर देखें तो वो तो प्रतिफल ही है। इसके अलावा इसका 2 भाग और समझ में आता है, एक पारितोष या भेंट और दूसरा पुरस्कार। पारितोष या भेंट का तात्पर्य एक दूसरे को स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नता के साथ दिए गए उपहार से। तो अनेक अवसरों पर परस्परता में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो संबंध निर्वाह के क्रम में स्वेच्छानुसार कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो शादी विवाह के अवसरों पर देखें, जन्मदिन के अवसर पर देखें, किसी के घर मिलने गए हैं तब देखें, ऐसे अलग अलग अवसरों पर हम एक दूसरे को भेंट के रूप में स्वेच्छापूर्वक कुछ न कुछ वस्तुएं प्रदान करते हैं। वो भी हमारे स्वधन का भाग है। स्वधन के भाग होने का तात्पर्य उसके उपयोग सदुपयोग का हमको अधिकार मिलता है। और ये ध्यान रखने की बात है कि भले ही सुविधा का उत्पादन हमने खुद किया हो, लेकिन उसके दुरुपयोग का अधिकार हमें नहीं बनता, क्योंकि दुरुपयोग करना सामाजिक रूप से और प्राकृतिक रूप से समस्या का कारण बनता है। इसी तरह से समाज में किसी अच्छे किए गए क्रियाकलाप को, किसी अच्छी की गई भागीदारी को स्वीकार करने के संदर्भ में, रिकॉग्नाइज करने के संदर्भ में और दूसरों को उसके लिए प्रेरणा देने के संदर्भ में जो सुविधाएं एक टोकन के रूप में हमको दी जाती हैं, उसको हम पुरस्कार के रूप में पहचानते हैं। और ये तीनों ही स्वधन का भाग है, यानी कि ये हमारी संपत्ति है जिसका उपयोग सदुपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। इसी के विपरीत अगर परधन को देखें तो दूसरों के अर्जित धन पर शोषण शासन पूर्वक अधिकार करने का प्रयास, इसको परधन के रूप में पहचाना है। और आप अपने में इस बात को देख सकते हैं कि हमारी अर्जित संपत्ति को कोई भी शोषण शासन भयपूर्वक
हमसे अगर छीन लेना चाहता है तो वो हमको स्वीकृत नहीं होता। इस रूप में परधन पूर्वक जीना सामाजिक समस्या है और स्वधन पूर्वक जीना सामाजिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक नियम के तहत दूसरे भाग को हम लोगों ने स्वनारी पुरुष के रूप में पहचाना था। तो समाज स्वीकृत और विधि के अनुसार पति पत्नी संबंध के रूप में स्वीकारे हुए संबंध को हम स्वनारी और स्वपुरुष के रूप में पहचान रहे हैं। अगर इसकी भागीदारी को देखें, इस संबंध की भूमिका को देखें, तो ये दिखता है कि परिवार के रूप में साथ साथ जीते हुए हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं और समाज में, व्यवस्था में भागीदारी के काम को ठीक ठीक कर पाते हैं। तो इस पति पत्नी संबंध को देखें तो परिवार की एक मूलभूत आधार है, जिस आधार पर पूरा परिवार व्यवस्थित रहता है। इसके साथ साथ अगली पीढ़ी के लिए शरीर निर्माण का काम और उनके पालन पोषण, शिक्षा संस्कार का काम भी परिवार में सुचारू ढंग से हो पाता है। यह भी पति पत्नी संबंध की एक सार्थकता है। इसके अभाव में जब हम संवेदनात्मक सुख के अर्थ में या वासना पूर्ति के अर्थ में इस संबंध को देखते हैं तो पर नारी पर पुरुष के लिए हमारी प्रवृत्ति बनती है और ऐसा जीते हुए हमारा परस्परता में अविश्वास होता है और समाज में कई तरह की समस्याएं फैलती हैं। सामाजिक नियम का तीसरा भाग दयापूर्ण व्यवहार कार्य है। दयापूर्ण व्यवहार कार्य का तात्पर्य हमारे ऐसे व्यवहार से है जो दूसरों के विकास में भी, दूसरों की जागृति में भी, दूसरों के शुभ में भी यथासंभव सहयोगी हो, और अगर सहयोगी ना हो तो कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं करता हो, समस्या या बाधा तो नहीं पैदा करता हो। तो मेरा अपना जीना न्यूनतम, कम से कम ऐसा होने की ज़रूरत है जो दूसरे के जीने में बाधा नहीं देता हो, और अगर सकारात्मक रूप में देखें तो जो दूसरों के जीने में सहयोगी हो सके, उनके जीने को फैसिलिटेट कर सके। इसी को जीने देकर जीना के रूप में भी पहचाना है कि हम अपने जीते हुए भी दूसरे को जीने देने का अवसर बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। इसके विपरीत पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार को देखें तो मन, वचन या कर्म से किसी को दुख देना, पीड़ा देना, इसको पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। तो दयापूर्ण व्यवहार कार्य से जब हम जीते हैं तो परस्परता में एक दूसरे के लिए सहयोगी हो पाते हैं। इस आधार पर हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम अखंड समाज को बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ पाते हैं। सामाजिक नियम के साथ साथ अगर प्राकृतिक नियम को देखने जाएं तो प्राकृतिक नियम का मूलभूत सिद्धांत यह है कि हम शेष प्रकृति के साथ पूरकता का निर्वाह करते हैं। उस निर्वाह के क्रम में 3 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। पहला, आवर्तनशीलता को बनाए रखना। दूसरा, संसाधनों का उत्पादन के अनुपात में व्यय या सदुपयोग करना। और तीसरा, शेष प्रकृति के संवर्धन में भी पूरक हो पाना। तो आवर्तनशीलता को बनाए रखने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में अगर देखेंगे तो एक साइक्लिक चक्र दिखाई देता है, एक चक्रीय क्रम दिखाई देता है चीज़ों के होने का। तो आप अगर देखें तो एक पौधा हवा, पानी, मिट्टी, इन चीज़ों को ग्रहण करके, इनसे अनुकूल रस रसायनों को लेकर के पुष्ट होता है, और उसी के फल, फूल, पत्तियाँ, ये पशु शरीर, मानव शरीर, इनके भोजन के रूप में प्रयोग होती। वापस भोजन के बाद पाचन के रूप में, निष्कासन के रूप में वापस वो चीज़ें हवा, पानी, मिट्टी में मिल जाती हैं और मिट्टी को पहले से समृद्ध करती हैं, बेहतर करती। तो इस पूरी प्रकृति में देखेंगे तो आवर्तनशीलता का एक क्रम है। उस आवर्तनशीलता को बनाए रखते हुए जब हम उत्पादन क्रियाकलाप को करते हैं तो हम प्रकृति के लिए समस्या कारक नहीं होते। लेकिन इस आवर्तनशीलता को अगर हम भूल जाएं और उस रेट से, उस गति से चीज़ों का उत्पादन करने लगें जिस गति से चीज़ें उस साइकिल में जाती नहीं हैं, तो वो समस्या का कारण बनता है।
तो अगर प्लास्टिक के उत्पादन को देखें तो आज के दिन वो एक ऐसा ही उत्पादन है जहां हम आवर्तनशीलता को बनाए नहीं रख पा रहे। उसी तरह से दूसरा भाग दिखता है संसाधनों का उत्पादन के अनुपात में व्यय या सदुपयोग करना। तो प्रकृति में वृद्धि का एक निश्चित क्रम है। जैसे लकड़ियों का हम बहुत सारे क्रियाकलाप में प्रयोग करते हैं। प्रकृति में वन के रूप में वृक्ष के बढ़ने का अपना एक निश्चित दर है, रेट है। जिस रेट से उस वनों के वृद्धि का काम होता है, उसी अनुपात में अगर उसका हम व्यय करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो वनों की निश्चित मात्रा धरती पर बनी रहती है। लेकिन जिस रेट से उसका उत्पादन हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, अगर उससे अधिक रेट से, अधिक गति से हम उसका प्रयोग करते हैं तो धरती पर उन संसाधनों का अभाव हो जाता है। तो संसाधन अभाव के मूल में उत्पादन के अनुपात से अधिक व्यय करना है। इसी तरह से प्राकृतिक नियम का तीसरा भाग है शेष प्रकृति के संवर्धन में भी पूरक हो पाना। कि ये जो प्रकृति के रूप में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे आसपास दिखाई देते हैं, इनके संवर्धन में भी हम पूरक हो सकें, सहयोगी हो सकें, इनके बने रहने में भी हम अनुकूलता प्रदान कर सकें, ये शेष प्रकृति के संवर्धन में पूरक होने का तात्पर्य है। तो अगर इन 3 नियमों का ध्यान हम अपने उत्पादन में, अपने कार्य में रखते हैं तो हमारी आवश्यकता से अधिक सुविधा सुनिश्चित हो पाती है, शेष प्रकृति भी समृद्ध हो पाती है और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति को प्राकृतिक संसाधन सदुपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। तो प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम, इन दोनों के आधार पर जीने की उपलब्धि यह है कि हमारी परस्परता व्यवस्थित होती है। सामाजिक नियमों के पालन से हमारा व्यवहार यानी दूसरे मनुष्य के साथ जीना व्यवस्थित होता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के पालन से हमारा कार्य या व्यवसाय व्यवस्थित होता है। तो प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम की उपलब्धि यह है कि हमारी परस्परता व्यवस्थित होती है, चाहे वो दूसरे मनुष्य के साथ हो, चाहे शेष प्रकृति के साथ हो। तो आज की चर्चा को जहाँ से हमने शुरू किया था, अगर उसको बहुत संक्षेप में देखें तो बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम पूर्वक जीने को ही हम लोगों ने धर्म पूर्वक जीने के रूप में पहचाना। और इन तीनों में भी बौद्धिक नियम ही प्राकृतिक एवं सामाजिक नियम का आधार है, इस बात को हम देख पाए। और बौद्धिक नियम में असंग्रह और स्नेह ही क्रमशः प्राकृतिक और सामाजिक नियम के आधार में है, मूल में है। सामाजिक नियम को हम लोगों ने स्वधन के रूप में, स्वनारी पुरुष और दयापूर्ण व्यवहार कार्य के रूप में पहचाना। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक नियम को हम लोगों ने शेष प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करने के रूप में पहचाना। और सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, इन दोनों के आधार पर जीने से हमारी परस्परताएं व्यवस्थित होती हैं। तो दूसरे मनुष्य के साथ जीना भी व्यवस्थित होता है और शेष प्रकृति के साथ भी जीना व्यवस्थित होता है। इस रूप में पूरी प्रकृति के साथ हम व्यवस्थित होकर के जी पाते हैं। तो बहुत संक्षेप में अगर कहें तो बौद्धिक नियम से हम स्वयं में व्यवस्थित होते हैं, स्वयं में संगीतमयता को सुनिश्चित कर पाते हैं। और सामाजिक और प्राकृतिक नियम के पालन से हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं। तो इन तीनों नियमों की उपलब्धि के रूप में ये दिखता है कि मनुष्य स्वयं में व्यवस्थित होता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के काम को ठीक ठीक कर पाता है, जो हम में से हर मानव की मूलभूत चाहना है। और प्रकृति की बाकी इकाइयों को देखें तो वो पहले से ही स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मनुष्य इन नियमों की समझ पूर्वक स्वयं में व्यवस्थित होता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। तो अगली कक्षा के पहले ये 3 बातों की जांच परख की जाए। एक तो ये कि सामाजिक नियम के रूप में जीते हुए स्वधन, स्वनारी पुरुष और दयापूर्ण व्यवहार कार्य, ये हमको स्वीकृत होता है। इसके आधार पर व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, या परधन, पर नारी, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार हमको अपने में स्वीकृत होता है और उसके आधार पर व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं।
दूसरा, इस बात का जांच परख करके देखा जाए कि हमको अपने में क्या स्वीकृत होता है। प्राकृतिक नियम के रूप में आवर्तनशीलता को बनाए रखना, उत्पादन के अनुपात में व्यय करना, शेष प्रकृति के संवर्धन में पूरक होना या उनके लिए समस्या पैदा करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दुरुपयोग करना। तीसरा होमवर्क ये भी है कि आज के दिन हमारे उत्पादन के जो भी तरीके हैं उनकी एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और ये जांच परख करके देखें कि उन उत्पादन में हम कितना प्राकृतिक नियमों का पालन कर पा रहे हैं और किन किन जगहों पर हम इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ इसको भी देखने की कोशिश करें कि जहाँ जहाँ हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ इनके अभाव में क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो अगली कक्षा में हम इस बात को समझने का कोशिश करेंगे कि इस बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के आधार पर जब हम जीते हैं तो सुविधा का, शरीर का क्या प्रयोजन दिखाई देता है। और उसके साथ इसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों नियमों के आधार पर जब एक व्यवस्थित मनुष्य जी रहा होता है तो उसकी क्रियाएं किस प्रकार चलती हैं और उनका क्या अंतर संबंध होता है। तो इन तीन बातों की जांच परख की जाए। धन्यवाद।